नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दीपक। स्वागत करता हूँ करेक्टर जी पर। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। बढ़िया। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। आज है 16 मार्च 2023। देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न, हाल ही में बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास ला पेरोस का आयोजन किस देश की नौसेना द्वारा किया गया है। ऑप्शंस हैं भारत, फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर है फ्रांस। हाल ही में भारत की नौसेना के द्वारा समुद्री अभ्यास ला पेरोस का आयोजन किया गया। यह इस अभ्यास का तीसरा संस्करण था। यह एक बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है। यह एक द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास होता है और यह अभ्यास हिंद महासागर में आयोजित किया गया। तो अब यहाँ से हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चली। हाल ही में फ्रांस की नौसेना, ठीक है, तो किसके द्वारा आयोजित करवाया गया, फ्रांस की नौसेना के द्वारा समुद्री अभ्यास का नाम क्या है, ला पेरोस। ये हो गया, दो चीज़ें यहाँ से पता चल गई। अब यह इस अभ्यास का तीसरा संस्करण था, तीसरी बार हो रही है, ठीक है, तीसरी बार। यह एक बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है, मल्टीलैटरल, मतलब कई सारे देश इसमें, दो से ज़्यादा देश इसमें भाग ले रहे हैं, तो यह हो गया बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास। यह एक द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास होता है, 2 साल में एक बार होता है ये, 2 साल में एक बार। और यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया, तो हिंद महासागर में आयोजित किया गया, हिंद महासागर में, ठीक है, इंडियन ओशियन में, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इस अभ्यास में किस ने भाग लिया, तो देखिए यहाँ पे लिखा है मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स। तो ये किसका है, जैसे कि हम लोग भारत के लिए क्या कहते हैं, इंडियन नेवी। ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या कहेंगे, ऑस्ट्रेलियन नेवी। यूनाइटेड स्टेट्स के लिए क्या कहेंगे, अमेरिका के लिए यूनाइटेड स्टेट्स नेवी। और ब्रिटेन के लिए क्या कहेंगे, रॉयल नेवी, ठीक है, रॉयल नेवी। और वैसे ही जापान है, तो जापान के लिए क्या कहते हैं, मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स। मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, ये जापान के लिए कहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा अलग है, बाकी सब में नेवी ऐसा कुछ जुड़ जाता है, उसके लिए जापान के लिए थोड़ा सा अलग है। तो अच्छा, वैसे यहाँ पे ध्यान दें तो कौन कौन से देश हो गए, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और कोई सा ब्रिटेन, है ना, ये हो गया ब्रिटेन। तो 5 देश हैं, ठीक है। अब इसमें से 4 देश हैं जो हम लोग को कुछ और ख़ास एक चीज़ डिनोट कर रहे हैं, एक ख़ास संगठन। वो कौन सा है, तो वो सबसे पहले वो देश कौन से हैं, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ब्रिटेन उसमें नहीं है, तो वो कौन सा देश है, मतलब वो कौन सा संगठन है, तो वो है क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, ठीक है। देखते हैं आगे। अच्छा, वैसे इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है, समुद्री डोमेन जागरूकता बढ़ाने के लिए और भारत प्रशांत क्षेत्र में भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच समुद्री समन्वय को अनुकूलित करना है। कुल मिला के ये है, कुल जमा बात ये कि जो अगर हम लोग मतलब कई देशों के बीच में एक्सरसाइज हो रही है, तो उन देशों के नौसेनाओं के बीच में वो किस तरीके से एक्सरसाइज करती हैं, उनके पैटर्न को समझना, और कभी भी अगर ज़रूरत आन पड़े, मतलब अभी से ही एक तरीके से ऐसा समन्वय स्थापित कर लेना एक दूसरे की नौसेनाओं के बीच में, ऐसा कोऑर्डिनेशन बना लेना कि कभी कोई मुसीबत आए तो बस वो लोग वहाँ पे हिट कर दें, उस प्रॉब्लम को ही हटा दें, ठीक है। अब तो ये उद्देश्य होता है, मतलब इस एक्सरसाइज का नहीं, लगभग सब एक्सरसाइज का ये उद्देश्य होता है, एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन, ताकि आगे ज़रूरत पड़ने पर हेल्प मिल सके एक दूसरे से। और इस अभ्यास में भारत की ओर से, अब ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस अभ्यास में भारत की ओर से कौन कौन सा नेवल शिप गए हैं, तो INS सह्याद्री और INS ज्योति, इंडियन नेवल शिप सह्याद्री और इंडियन नेवल शिप ज्योति, इन दोनों ने भाग लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वाड की, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग। इसकी स्थापना कब हुई, 2017 में। और क्यों हुई थी, फॉर काउंटरिंग चाइना को काउंटर करने के लिए, ठीक है। उस समय तक चाइना क्या है, दक्षिण चीन सागर में बहुत ज़्यादा अपनी बढ़त बनाने की कोशिश कर रहा था। तब इन लोगों को मतलब ज़रूरत लगी कि चाइना को काउंटर करने के लिए एक ऐसा मजबूत संगठन बनाना चाहिए। तब शिंजो आबे इसलिए क्वाड के पिता कहे जाते हैं, जनक कहे जाते हैं, तो उनके नेतृत्व में क्वाड का गठन हुआ था। और इसमें कौन कौन से देश आते हैं, तो वो हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, ये क्वाड में देश हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। अच्छा, वैसे फ्रांस की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो ये नौसेना अभ्यास था ला पेरोस, ये फ्रांस के द्वारा ही आयोजित किया गया था, इसीलिए, ठीक है। तो फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रों। फ्रांस की PM कौन है, प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बॉर्न। और भारत और फ्रांस के बीच में और कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, अभ्यास, तो एक है गरुण, एक है वरुण। याद करने के लिए आसान है, गरुण और वरुण। गरुण
क्योंकि गरुड़ जो है पक्षी है जो हवा में उड़ता है, तो वो वायु सैन्य अभ्यास हो गया, और वरुण जो है वो नौसैनिक अभ्यास है, मतलब कि जल शक्ति अभ्यास है। यहाँ पे आपको फ्रांस का मैप दिख रहा है, ये आपको फ्रांस का मैप दिख रहा है इधर, ये इस बाउंड्री में, और यहाँ पे हम लोगों को दिखेगा यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन का। अब जो है यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये जो बाउंड्री है, वाटर बाउंड्री, इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश चैनल, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश चैनल। और हाल ही में ब्रिटेन के द्वारा ये एक विधेयक भी लाया गया था, इलीगल इमिग्रेशन बिल, मतलब अवैध अप्रवासन विधेयक। उसके तहत ये था कि कुछ लोग थे जो अप्रवासी के तौर पे इंग्लिश चैनल पार करके आ जा रहे थे बोट के थ्रू, नाव के थ्रू, तो उन लोगों को निर्वासित कर देना। तो इंग्लिश चैनल उस लिए भी चर्चा में था। और बाकी इंग्लिश चैनल बहुत फेमस भी है, ये हमेशा चर्चा में कभी ना कभी बने रहता है, क्योंकि इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है, तो कई लोग इसे तैर कर पार भी करते हैं। अगर हम लोग भारतीयों में ही बात करें तो पहले वो भारतीय कौन थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया था, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया था, तो वो कौन थे? मिहिर सेन, ठीक है, मिहिर सेन, तो वो हो गए वहाँ पुरुष। और ऐसी कौन पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया था? तो वो थी आरती साहा, आरती साहा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस को संचालित करने वाली पहली महिला कौन है जो एशिया की पहली लोको पायलट है? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में एक इम्पॉर्टेंट बात क्या पता चल रही है, एशिया की पहली लोको पायलट। लोको पायलट मतलब क्या होता है? जो ट्रेन को चलाते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कह सकते कि वो ट्रेन ड्राइवर हैं, बोलने में मज़ा नहीं आता, इसलिए ये एक अलग से टर्म है लोको पायलट। तो एशिया की पहली लोको पायलट, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। सुरेखा यादव, शालिजा धामी, अवनी चतुर्वेदी, गीता राणा। तो इसका आंसर क्या है? सुरेखा यादव। और देखिए यहाँ पे इमेज में भी कितना बढ़िया लिखा हुआ है, वंदे भारत पावर्ड बाय नारी शक्ति, वंदे भारत पावर्ड बाय नारी शक्ति, ठीक है। तो ये हैं सुरेखा यादव और ये वंदे भारत ट्रेन को चला रही हैं। हाल ही में, ये थोड़ा छोटा लिखा गया है, सॉरी, हाल ही में सुरेखा यादव वंदे भारत एक्सप्रेस को संचालित करने वाली पहली महिला लोको पायलट बनी है। यह एशिया की पहली महिला लोको पायलट रह चुकी हैं। तो ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एशिया की पहली महिला लोको पायलट, ना भारत की बात नहीं हो रही ना, पूरे एशिया की पहली महिला लोको पायलट का दर्जा इनको मिल चुका है। अब उसके बाद तो ये हो गया, अब उसके बाद ये वंदे भारत एक्सप्रेस को संचालित करने वाली पहली महिला लोको पायलट बन चुकी हैं। अब वंदे भारत की यह यात्रा जो है ये CSMT छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और सोलापुर के बीच रही। ये दोनों महाराष्ट्र में ही है, CSMT और सोलापुर। तो सुरेखा यादव ने सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है उस एक्सप्रेस को, वंदे भारत एक्सप्रेस को महाराष्ट्र के इन दो स्टेशनों के बीच में चलाया। किन दो स्टेशनों के बीच में? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस CSMT और सोलापुर के बीच में चलाया। तो यही लिखा हुआ है। और अगर बात की जाए वंदे भारत की, है ना, तो वंदे भारत एक्सप्रेस का पुराना नाम क्या था? ट्रेन 18। वैसे ट्रेन 18 जहाँ तक मुझे ध्यान आता है इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि उस ट्रेन को पूर्ण रूप से इंडिजिनस, मतलब भारतीयों द्वारा बनाया गया था। 18 महीने के अंदर ही बना लिया गया था, 1.5 साल के अंदर, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम ट्रेन 18 दिया गया था। फिर इसका नाम चेंज करके जो है वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया। और पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो कहाँ से 2019 में चलाई गई थी, फरवरी 2019 में चलाई गई थी। किन किन स्टेशनों के बीच चलाई गई थी? तो वो नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी, नई दिल्ली से वाराणसी के बीच। वर्तमान में कुल 8 वंदे भारत ट्रेन संचालित हैं और एक वंदे भारत ट्रेन जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ में भी चलती है, जिसका रूट क्या है? बिलासपुर से नागपुर के बीच, ठीक है, बिलासपुर से नागपुर के बीच है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये है वंदे भारत एक्सप्रेस। ये फ़ोटो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी, तो मैंने सोचा कि स्लाइड में एक बार लगानी चाहिए ना, बहुत बढ़िया फ़ोटो है। अगला प्रश्न क्या है? अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? देखिए क्या पूछा है, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे, ठीक है, इंटरनेशनल, ना कि नेशनल पूछा है। अगर राष्ट्रीय गणित दिवस पूछा जाए तो वो कब होता है? 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। और 22 दिसंबर को क्यों होता है? वो हमारे देश के एक बहुत ही प्रख्यात, बहुत ही महान गणितज्ञ के जन्म दिवस के रूप में, उनका नाम क्या था? श्रीनिवासन रामानुजन। और उनके ऊपर एक बहुत ही कमाल की, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी बनी है हॉलीवुड में। अगर आपके पास समय हो तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा उस मूवी को ज़रूर देखिएगा, द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। शायद आपने नाम भी सुना हो, द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। तो बहुत बढ़िया मूवी है, श्रीनिवासन रामानुजन के ऊपर बनाई गई है। तो वो है नेशनल गणित, मतलब राष्ट्रीय गणित दिवस, जो कि 22 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस की। तो ये कब मनाया जाता है? 14 मार्च को, ठीक है, 14 मार्च। ये लिखा है इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे 14 मार्च को मनाया जाता है।
हर साल 14 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। इसे पाई डे के रूप में भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि स्थिरांक पाई जो होता है, हम लोगों ने बचपन पढ़ा था, पाई का मान कितना होता है 3.14, हिंदी में कहते हैं, या फिर इंग्लिश में क्या है 3.14, है ना, 3.14। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये लिखा है 1/4 को हम लोग 14 मान लेते हैं, और 3 क्या हो जाएगा, तीसरा महीना, मतलब 14 मार्च, है ना। तो 14 मार्च को पाई डे के रूप में भी मनाया जाता है। विश्व स्तर पर गणित का महत्व, इम्पोर्टेंस क्या है गणित की, और हर किसी के जीवन में इसकी आवश्यक भूमिका का जश्न मनाने के लिए हर साल 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। खैर सिंपल सी बात है, हर किसी के जीवन में इसकी कुछ ना कुछ भूमिका तो होती है, ठीक है। बचपन से हमें जोड़ घटाव गुणा भाग करना सिखाया जाता है, और अगर नहीं भी सिखाया जाता है तो हम लोग नेचुरली इस दुनिया में रहते रहते सीख लेते हैं। तो इन सब के पीछे गणित का ही हाथ होता है। तो कहीं ना कहीं मतलब बहुत बड़ा हाथ होता है गणित का। तो उसी को मनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है हर साल। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2019 में यूनेस्को द्वारा की गई थी, और पहली बार ये मनाया गया था 2020 में। तो ये बहुत एकदम नया एक तरीके से है ना, पहली बार 2020 में मनाया गया था और 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो काफ़ी नया है ये। तो ये क्वेश्चन मैंने उठाया, उसका मेन रीज़न एक ये भी था कि दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च, क्लियर हुआ। और राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए। और अगर दोनों में से इम्पॉर्टेंट कौन सा है कि इसको हमें ज़्यादा याद रखना है, तो वो है 22 दिसंबर, राष्ट्रीय गणित दिवस, ठीक है। लेकिन ये भी याद रखेंगे तो अच्छी बात है, 14 मार्च। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में चक्रवात फ्रेडी चक्रवात का नाम है, फ्रेडी से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? ऑप्शंस हैं हैती, न्यूजीलैंड, मलावी, इक्वाडोर। तो इसका आंसर है मलावी, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में फ्रेडी चक्रवात भयंकर कहर बरपा रहा है। इस चक्रवात में मलावी और मोजाम्बिक में कई घर तबाह हो चुके हैं, जगह जगह पर भूस्खलन हो रहे हैं, लैंडस्लाइड भी हो रहे हैं। चक्रवात इस हद तक भयंकर है कि इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका के साल भर के तूफ़ानों में जितनी ताकत होती है, उससे अधिक ताकत इस अकेले चक्रवात में है। तो ये ध्यान देने वाली बात है ना। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार फ्रेडी जो चक्रवात है वो दक्षिणी गोलार्ध में अब तक दर्ज किए गए सबसे शक्तिशाली तूफ़ानों में से एक है, और यह सबसे लंबे समय तक चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात हो सकता है। एक जहाँ तक मुझे ध्यान आता है, जब मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, तो 1994 में एक चक्रवात आया था, शायद तक 1994 में था। उसका नाम था जॉन नाम था उस चक्रवात का। और उस जॉन नाम का जो चक्रवात था वो लगभग 31 दिनों तक कहर बरपाया था। मतलब 31 दिनों तक वो 31 दिनों के बाद वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ना स्टार्ट हुआ था। तो ऐसा कहा जा रहा है फ्रेडी के लिए कि फ्रेडी ऐसा हो सकता है कि जॉन से भी लंबे समय तक शायद ये रुक जाए, कहर बरपाता रहे। तो वो तो खैर देखना होगा। वैसे तो इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा है कि फ्रेडी दक्षिणी गोलार्ध में अब तक दर्ज किए गए सबसे शक्तिशाली तूफ़ानों में से एक है, और यह सबसे लंबे समय तक चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात हो सकता है, ठीक है। ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है। तो फ्रेडी, ये ध्यान रखिएगा, फ्रेडी एक भयंकर चक्रवात है, और कहाँ आया है? तो मलावी आया है, अफ्रीकन कंट्री मलावी में इसने दस्तक दी है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के लिए आरोग्य महिला योजना शुरू किया है? ऑप्शंस क्या हैं? तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर है तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना राज्य में महिलाओं के लिए आरोग्य महिला योजना शुरू की गई है। तेलंगाना में यह योजना किसने शुरू की है? तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री टी हरीश राव द्वारा शुरू की गई है। और इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक मंगलवार को शुरू में 100 स्वास्थ्य केंद्रों में महिलाओं की जाँच की जाएगी, उन्हें मुफ्त दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। प्रत्येक मंगलवार को, हर ट्यूसडे को शुरू में 100 स्वास्थ्य केंद्रों में महिलाओं की जांच की जाएगी और उन्हें मुफ्त में दवाइयाँ दी जाएंगी, उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ये प्रावधान है आरोग्य महिला योजना का, जो कहाँ शुरू की गई है? तेलंगाना में। किसके द्वारा शुरू की गई है? स्वास्थ्य मंत्री टी हरीश राव, तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री टी हरीश राव के द्वारा, ठीक है। और अगर बात की जाए कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है हमारे, तो वो कौन है? मनसुख मंडाविया। बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? के चंद्रशेखर राव, KCR बोलते हैं। राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन।
तमिलिसाई सौंदरराजन। तो ये है तेलंगाना, यहाँ पे सिचुएटेड है और तेलंगाना की राजधानी यहाँ पे करीब है हैदराबाद। तेलंगाना की वैसे स्थापना कब हुई थी? सन 2014 में। ठीक है। अगला प्रश्न, गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स 2023 में भारत ने कौन सा पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस हैं गोल्ड स्टार, सिल्वर स्टार, प्लैटिनम स्टार या फिर ऑप्शन ए और बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और बी, मतलब गोल्ड स्टार और सिल्वर स्टार दोनों इसने जीते हैं। कहाँ जीते हैं? द गोल्डन सिटी गेट अवार्ड 2023। भारत ने गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स 2023 में गोल्ड और सिल्वर स्टार पुरस्कार जीता है। यह अवार्ड्स कहाँ दिए गए? तो मतलब इन अवार्ड्स का आयोजन कहाँ हो रहा था? ITB बर्लिन 2023 में आयोजित किया गया, बर्लिन में। ठीक है, ITB बर्लिन 2023 में आयोजित किया गया। पर्यटन मंत्रालय ने, अब क्योंकि ये टूरिज्म अवार्ड्स है तो पर्यटन मंत्रालय से संबंधित है, पर्यटन मंत्रालय ने टीवी या फिर सिनेमा कमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल श्रेणी में, ये एक कैटेगरी है, टीवी या फिर सिनेमा कमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल श्रेणी में गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में शी चेंजेस क्लाइमेट के भारत राजदूत के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? शी चेंजेस क्लाइमेट के भारत राजदूत के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं श्रेया घोड़ावत, रश्मि शुक्ला, सुरेखा यादव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनका नाम है श्रेया घोड़ावत। ये है श्रेया घोड़ावत। और सुरेखा यादव हमने देख लिया था कुछ देर पहले कि वंदे भारत को चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट है वो। हाल ही में जलवायु उद्यमी श्रेया घोड़ावत, देखिए जो श्रेया घोड़ावत हैं वो जलवायु उद्यमी भी हैं। ठीक है, उनको शी चेंजेस क्लाइमेट के भारत राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ताकि महिलाओं में जागरूकता आ सके। बेसिकली तो वही होगा, है ना, कि हमारे सामने किसी एक रोल मॉडल को रख दिया जाए तो हम उसे देखकर इंस्पायर हो सके, उन्हीं की तरह काम कर सकें। इसी के लिए श्रेया घोड़ावत को शी चेंजेस क्लाइमेट के भारत राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, ताकि उनको देखकर और भी लोग, मतलब उनकी तो जिम्मेदारियां होंगे ही भारत राजदूत के रूप में, और उनको देखकर भी हम लोग कुछ महिलाएं इंस्पायर हो सकें। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं को जलवायु परिवर्तन के जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूक करना और उनका इसमें दृढ़ता से भाग लेना। ठीक है, तो ये शी चेंजेस क्लाइमेट अवार्ड का इवेंट हुआ था, ये उसकी फ़ोटो है। तो थैंक यू, ये थी आज की क्लास। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।